एकलव्य का विश्वास था, इसलिए आपको पता है पत्थर की मूर्ति ने भी उसे अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बना दिया। द्रोणाचार्य में विश्वास था उसका, जबकि दुर्योधन जो था वो द्रोणाचार्य को वहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा था, एकदम वहीं पर उन्होंने कोचिंग ली थी, लेकिन वो इतना बड़ा धनुर्धर नहीं था। जबकि सबको साथ में एक ही क्लास लगती थी। मुझे नहीं लगता तभी अर्जुन ने फाउंडेशन बैच ले रखा था, दुर्योधन ने ऐसे ही मान लीजिए कहा कि बेटे मैं तो एक बार मेंस का सब्जेक्ट करूंगा, ऐसा तो था नहीं। सब बच्चों ने क्या बैच ले रखे थे, एक ही बैच था, वो सारे एक ही बैच के बच्चे थे। लेकिन वहां दुर्योधन को विश्वास नहीं था, ना तो वो टेस्ट देता था टाइम टू टाइम, टेस्ट वाले टाइम में दुर्योधन निकल जाता था, अर्जुन बराबर क्या देता था, टेस्ट देता था। लेकिन आज का अर्जुन बताओ, अभी मुझसे माफी मांग कर गया कि सॉरी सर आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। उस समय के अर्जुन में आज के अर्जुन में अंतर देखो तो इतनी बुरी बात है। हमारी क्लास का एक अर्जुन नाम का बच्चा है जो भी नीचे आया, सर आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। मैंने कहा तेरा नाम कल से दुर्योधन रखेंगे, अर्जुन नहीं रखेंगे। हाँ चलो कोई नहीं। अब अगली बात करें, नए पुराने सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनना। पहले एक बार क्लास से जोड़ दूं तुम लोगों को। हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी अंदर से दिखती कैसी है। और मैंने कल तक जो आपको पढ़ाया, मैंने कहा भी पृथ्वी को अंदर से देखने के लिए प्रत्यक्ष कोई भी साधन नहीं है। अंदर पृथ्वी में क्या क्या है प्रत्यक्ष आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई साधन अभी तक नहीं है। भाई अंदर देखने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी ना। तो पृथ्वी की टोटल त्रिज्या मैंने बताया कितनी है, 6378 किलोमीटर। यानी पृथ्वी यहां से यहां केंद्र तक कितनी है बताओ, 6378 किलोमीटर। इतनी खुदाई करोगे तो पता चलेगा पृथ्वी के अंदर क्या है, समझे। लेकिन अभी तक मनुष्य के द्वारा जो खोदी गई मतलब गहरी खुदाई है वो केवल कितने किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, वो भी आर्कटिक महासागर के पोला क्षेत्र में, आर्कटिक महासागर के पोला क्षेत्र में। तो ये 12 किलोमीटर इस आंकड़े के सामने कुछ मायने रख रहे हैं क्या, कुछ भी मायने नहीं रख रहे। तो कहने का मतलब ना के बराबर ही है, क्योंकि 12 किलोमीटर के बाद हमारे तमाम जितने भी हमारी धातु थी जो भी हमने उसमें ड्रिलिंग के लिए डाली थी वो सारी पिघलने लग गई। तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम प्रत्यक्ष रूप से जाकर देखें कि पृथ्वी के नीचे है क्या। तो फिर हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो अनुमान लगाने के लिए कोई ना कोई तो साधन होना चाहिए, कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए। तो फिर हमने कहा हमारे पास दो आधार है, कुछ प्राकृतिक आधार है, कुछ अप्राकृतिक आधार है। अच्छा अप्राकृतिक आधार पढ़ा दिए मैंने, प्राकृतिक आधार पढ़ा रहा हूं। पृथ्वी के अंदर से जानने के लिए पृथ्वी अंदर से कैसी है, आंतरिक संरचना को समझने के लिए जो हमारे पास में प्राकृतिक स्रोत है, जिनमें मैंने आपको तीन चीजें बताई। एक तो है ज्वालामुखी, एक है उल्का पिंड। भाई ज्वालामुखी कैसे, जैसे ज्वालामुखी फटेगी तो जो चीज आएगी वो आएगी पृथ्वी के अंदर से ही। तो जब बाहर आएगी तो अपन पता कर सकते हैं ना कि भाई अंदर ये चीजें जो है वही तो बाहर आएगा। तो ज्वालामुखी से भी तो पता चल सकता है कि भाई पृथ्वी के अंदर क्या है। तो क्या खुद जाके लाते हो क्या ज्वालामुखी, तो इसका मतलब ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। उसी प्रकार से उल्का पिंड, जैसे मान लो मैंने कहा था कि पहले सब कुछ एक ही था, बाद में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, सब टूट गए, पृथ्वी अलग हो गई, सारे ग्रह अलग हो गए। तो उल्का पिंड भी तो उन्हीं का हिस्सा है। जब कभी उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा, कोई कई बार उल्का पिंड आते हैं, तो फिर उल्का पिंड उसी से बना है जिससे क्या बनी है, पृथ्वी बनी है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं ना कभी पृथ्वी में भी वही तत्व होंगे जो किसमें है, उल्का पिंड में। फिर एक आती है भूकंप की तरंगें। भूकंप कहां आता है, पृथ्वी के अंदर। अच्छा विज्ञान कहती है कि तीन प्रकार की तरंगें होती है। कुछ तरंगें होती है जो गैस से भी गुजर सकती है, कुछ तरंगें केवल ठोस से गुजरती है, कुछ केवल मतलब तरल से गुजरती है, और कुछ तीनों ही माध्यमों से क्या हो सकती है, गुजर सकती है। तो इस बेस पर हम पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कहां पर ठोस तत्व है, कहां पर तरल तत्व है, कहां पर गैसीय स्थिति में है। तो भूकंप की तरंगों से पृथ्वी के अंदर की जानकारी ज्यादा मिलती है। भूकंप की तरंगों के आधार पर पृथ्वी के अंदर क्या है इसकी जानकारी ज्यादा मिलती है। और कल तक जो मैंने पढ़ाया वो मैंने आपको ये बताया कि पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है। भूकंप की तरंगों के आधार पर पृथ्वी के अंदर की कितनी परतें, तीन परतें। अब देखो वो एक बार वापस बना देते हैं, वो आपको लिखना विखना कुछ नहीं, इधर देखना क्यों लिखा हुआ है कल तुम्हारे। देखो पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है, भूकंप की तरंगों के आधार पर हमें पता चला। तो हमने कहा भी तीन परतें, कितनी बताओ पृथ्वी के अंदर कितनी परतें। ये हमने किस बेस पर कहा, भूकंप की तरंगों के बेस पर। भूकंप की जो तरंगे होती है ना, कौन कौन सी तरंगे होती है भूकंप की बताओ देखें। पी एस और एल जो तरंगे होती है, पी एस और एल जो तरंगे होती है भूकंप की, उन तरंगों के आधार पर हमने ये पता किया कि पृथ्वी के अंदर तीन परतें। कितनी परतें, तीन परतें। सबसे ऊपर की जो परत है उसको मैंने कहा क्या है भाई, क्रस्ट है। इस परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट।
जैसे हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं, क्या कहते हैं? भूपर्पटी, इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। इसके बाद में नीचे वाली है मेंटल, नीचे वाली कौन सी है? और ये कौन सी है? क्रोड। क्या है? क्रोड। तो वापस बताओ, भूकंप की तरंगों के आधार पर, बोलो किसकी तरंगों की? भूकंप की तरंगों के आधार पर पृथ्वी अंदर से कैसी है हमने ज्ञात किया, तो हमने पाया कि पृथ्वी की कितनी परतें? 3 परतें। ये सब किसके बेस पर पता चला? भूकंप की तरंगों के आधार पर। भूकंप की जो 3 प्रकार की तरंगे होती है, पी, एस और एल, पी, एस और एल, उसके बेस पर हमने पता किया कि पृथ्वी अंदर से 3 भागों में बंटी हुई है। सबसे ऊपर जो पृथ्वी का भाग है उसे कहते हैं क्रस्ट, फिर आता है मेंटल, फिर आता है क्रोड। पहले क्या आता है? क्रस्ट, फिर क्या आता है? मेंटल, फिर क्या आता है? क्रोड। अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज और बताई, ध्यान से सुनना। मैंने कहा देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो यहां के तत्व और यहां के तत्व बताओ एक जैसे हैं, अलग अलग है? अलग अलग है, तभी तो नाम अलग अलग किया होगा। तो यहां पर ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, ये वाली, ये इसका मतलब है कि क्रस्ट और मेंटल को क्या कर रही है? अलग कर रही है। उसी प्रकार से ये वाली लाइन बताओ, मेंटल और क्रोड को क्या कर रही है? अलग कर रही है। कल मैंने बताया था। अच्छा देखो, ये सारे एक जैसे हैं, ये सारे एक जैसे हैं, ये सारा एक जैसा है, लेकिन यहां और यहां में क्या है? अंतर है। हिंदी में 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है संबंधता, संबंधता का मतलब एक जैसे, एक होता है असंबंधता, एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो यहां पर ये असंबंधता है, ये भी असंबंधता है, ये भी असंबंधता है, क्योंकि ये वो सीमा है जहां ये तत्व खत्म होंगे और दूसरे तत्व, फिर ये वो सीमा है जहां ये तत्व खत्म होंगे और ये तत्व शुरू होंगे। तो ये होती है असंबंधता। क्या होती है? वो सीमा जहां पर ऊपर वाले तत्व, मान लीजिए दूसरे तत्व खत्म होकर दूसरे तत्व शुरू होते हैं, उसे क्या कहते हैं? असमानता। तो 2 असमानता है। ये जो असमानता है यहां पर है माहो असमानता। कौन सी? बताया था कि नहीं बताया था? बताओ कौन सी? माहो असंबंधता। बताओ कौन सी असंबंधता? अब बताओ, प्रश्न आए कि माहो असमानता किसको अलग करता है? क्रस्ट और मेंटल को। क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन करता है? माहो असमानता। उसी प्रकार से ये कौन सी बताओ? गुटेनबर्ग। कौन सी है? गुटेनबर्ग असमानता। गुटेनबर्ग असमानता। बताओ बेटा, गुटेनबर्ग असमानता किसको अलग करती है? मेंटल और क्रोड को, मेंटल और क्रोड को। फिर मैंने कहा कि असमानताएं 5 है टोटल। कितनी? 5 है। अब तुम कहोगे कौन सी सर? सुनो, फिर इस क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया। क्रस्ट को भी कितने भागों में बांटा? एक तो कैसी क्रस्ट हो गई? ऊपरी, और एक निचली। तो वापस बताओ, फिर से क्रस्ट कितनी हो गई? 2। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। वैसे भी मेंटल भी कितनी हो गई? 2। एक तो कौन सी? ऊपरी, और एक कौन सी हो गई? निचली। एक तो ऊपरी और एक निचली। फिर क्रोड भी कितनी हो गई? 2। एक तो हो गई बाह्य कोड, कैसी? और एक हो गई आंतरिक। कौन सी? अच्छा मुझे वापस बताओ, पृथ्वी अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, ये हमने भूकंप की तरंगों के आधार पर तय किया। किसके आधार पर? भूकंप की तरंगों के आधार पर हमने कहा पृथ्वी की 3 परतें, सबसे ऊपर है क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है क्रोड। अच्छा मैंने कहा 2 बड़ी असंबंधताएं हैं। 2 बड़ी कौन सी है? माहो और गुटेनबर्ग। माहो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, गुटेनबर्ग मेंटल को क्रोड से अलग करती है। फिर क्रस्ट खुद 2 है, मेंटल खुद 2 है, और क्रोड भी कितनी है? 2 है। अब इनमें भी अलग अलग बताओ क्या है बेटा? इनमें भी अलग अलग से क्या है बताओ? देखें, असमानता है। जैसे यहां पर कौन सी है बताओ? कॉनराड। यहां पर एक असमानता है जिसका नाम है कॉनराड असंबंधता। कॉनराड असमानता। क्यों है भाई इसे कॉनराड असमानता? क्योंकि देखो ऊपरी क्रस्ट में और निचली क्रस्ट में थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर है। यहां अलग तत्व है, यहां अलग तत्व है, तो ये बीच की एक लाइन है जो इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। उसी प्रकार से यहां पर भी है। तो यहां पर कौन सी है बताओ? देखें, कौन सी? रैपेटी। बताया था ना मैंने, कौन सी असमानता? रैपेटी असमानता। ठीक है। और बताओ इसमें भी कौन सी है? कौन सी? लहमन बोलते हैं, वैसे लहमन भी बोलते हैं, लहमन असमानता। बताओ कौन सी असमानता? अब मुझे बताओ, देखे ये डायग्राम किस किस को याद हो गया? लगभग सभी बच्चों को याद है ये डायग्राम। भाई कल मैंने ये डायग्राम बनवाया ही था, घर जाके आपने कोशिश की होगी। तो पहले बताओ, हमारा टॉपिक है कि पृथ्वी अंदर से दिखती कैसी है। टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। टॉपिक का नाम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अच्छा बताओ, भूकंप की तरंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 3 परतें। अब तुम कहोगे सर 3 परतें कौन कौन सी है? तो पहली परत है क्रस्ट की, दूसरी परत है मेंटल की, तीसरी परत है क्रोड की। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। अच्छा बताओ देखें कि भाई बाद में मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए क्रस्ट और मेंटल अलग है,
तो इनको जो अलग करती है उसे कहते हैं माहो असंबंधता। क्या कहते हैं? फिर मेंटल और क्रोड भी अलग है, इनको अलग करती है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग असमानता, यानी दो असमानताएं बड़ी है और तीन छोटी है। छोटी मतलब क्रस्ट को अलग, क्रस्ट को खुद को अलग करने वाली, यानी क्रस्ट में भी दो है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। मेंटल को अलग करने वाली ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। क्रोड को अलग करने वाली बाह्य और आंतरिक। ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को कौन अलग करती है? रेपेटी। क्रोड को बाह्य आंतरिक को कौन करती है? लेहमन। अब एक बार असमानताओं का नाम बोलो ऊपर से नीचे। कॉनराड, माहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमन। समझ गए? अच्छा, अब यहां से कहानी शुरू होती है, सुनना। अब सबसे पहले मैं आपको क्रस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। किसके बारे में? क्रस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालो क्रस्ट। अब जो बच्चे आज ही आए हैं उन्होंने डायग्राम नहीं बनाया होगा, क्योंकि कल मैंने ये डायग्राम आपको बनवा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे लिख दो। ऐसे लिखो क्रस्ट। क्रस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं भूपरपट्टी। क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। बताओ हिंदी में क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों परतों में क्रस्ट सबसे ऊपरी है। क्रस्ट सबसे क्या है? ऊपरी है। अब मैं यहां पर एक छोटी सी आपको क्रस्ट थोड़ा बना के बता देता हूं कि क्रस्ट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आराम से समझ लो। केवल अपन क्या बना रहे हैं बताओ? क्रस्ट बना रहे हैं। एक बार बनाना नहीं खुद, इधर देख लो। क्रस्ट बना रहे हैं, बताओ क्या बना रहे हैं? क्रस्ट। ये क्या है? ये क्रस्ट में होता है, ध्यान रखना, ऐसा आना भी होता है। हाँ, अब देखो ये क्रस्ट है, ये बताओ बेटा क्या है? क्रस्ट है। ये क्या है बताओ? क्रस्ट है। अच्छा बताओ, क्रस्ट बताओ पृथ्वी की ऊपरी परत है। ऊपरी परत है तो बताओ, देखे धरातल के ऊपर दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी है बेटा? महासागर और महाद्वीप। हम रहते कहां है? महाद्वीप पर रहते हैं। ये मैंने पानी बनाया, ध्यान रखना। तो ये महासागर और ये महाद्वीप, ये है क्रस्ट। ये क्या है? क्रस्ट है। अब एक छोटी सी बात समझो, अगर हम क्रस्ट की बात करें तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। सबसे बताओ क्या परत है? ऊपरी एवं पहली परत है। तो पहले लिख दो, फिर ये डायग्राम बनाना। पहले लिखो, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी व पहली परत है। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी व पहली परत है। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी वह पहली परत है। सबसे ऊपरी व पहली परत है। बताओ ये पृथ्वी की क्या है भाई? सबसे ऊपरी व सबसे पहली परत है। कैसे है भाई पहली परत? तो इधर देखो, ये क्या है? सबसे ऊपर क्रस्ट ही तो है। सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट। तो मैंने आपको क्या लिखवाया? ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पहली परत है। अच्छा, और इसमें क्या लिखूंगा? इसकी देखो, इसकी टोटल अगर हम मोटाई की बात करें तो 0 से 100 किलोमीटर है। कितनी? लिखो टोटल मोटाई 0 से 100 किलोमीटर। कुल मोटाई 0 से 100 किलोमीटर। कितनी बोलो? हाँ। दूसरा अगर हम बात करें इसकी औसत मोटाई, अब तुम कहोगे सर औसत मोटाई से क्या मतलब है? इधर देखो, ये टोटल 100 है। कितनी है? 100। लेकिन आप देखो यहां पर इसकी कम मोटाई है, लेकिन यहां पर इसकी मोटाई क्या है? ज्यादा है कि नहीं है भाई? यहां तो समुद्र आ गया ना, तो इसकी मोटाई क्या है? कम है। और यहां मोटाई क्या है? ज्यादा। तो इसकी एक औसत मोटाई जो निकलती है वो निकलती है 33 किलोमीटर। कितनी निकलती है? लिखो औसत मोटाई 33 किलोमीटर। औसत मोटाई 33 किलोमीटर। बताओ बेटा औसत मोटाई कितनी? कितनी? 33 किलोमीटर। औसत मोटाई कितनी? 33 किलोमीटर। समझ गए? अच्छा दूसरा एक बात और बताओ, कि बताओ इनमें से महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है या महासागरीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है? महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई क्या है? ज्यादा है। तो लिखो महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा, महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा, किसकी कम है बताओ? महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम। मोटाई कम।
ठीक है, तो बताओ महासागरीय कृष्ण की मोटाई, महासागरीय कम है, क्या है, कम है। ठीक है, तो वापस बताओ, देखे महासागरीय की कम तो महाद्वीपीय की ज्यादा। कॉमन सी बात है ना, मांगता हूं। इधर देखो, ये दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? इधर तो देखो, यहां पर मोटाई क्या है, तो महासागर के नीचे वाली कृष्ण की मोटाई कम है, जबकि इसकी मोटाई क्या है, ज्यादा है। इसकी बताओ टोटली कृष्ण कितनी है भाई, 0 से 100 तक। लेकिन मुझे एक बात बताओ, औसत कितनी है, कितनी है, 33 किलोमीटर औसत इसकी अगर मोटाई देखोगे कितनी है। अच्छा बताओ, इनमें से मोटी महाद्वीपीय कृष्ण है या महासागरीय, कौन सी? ठीक है, एक और लिखो, इसमें लिखो भूकंप की लहरों के आधार पर या भूकंप की तरंगों के आधार पर, लिखो भूकंप की तरंगों के आधार पर कृष्ण को 2 भागों में विभाजित किया है। भूकंप की तरंगों के आधार पर कृष्ण को 2 भागों में विभाजित किया है। भूकंप की तरंगों के आधार पर कृष्ण को 2 भागों में विभाजित किया है। 2 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। किस तरंगों के आधार पर, भूकंप की तरंगों के आधार पर। अब तुम कहोगे सर 2 भाग कौन से, तो भाई एक ऊपरी और एक निचली, एक तो ऊपरी परत और एक निचली परत। तो इसमें आगे लिख दो ऊपरी कृष्ण, एक तो कौन सी कृष्ण, और एक लिखो निचली कृष्ण। अब इनमें थोड़ी गैप रख देना, थोड़ा क्या रखोगे, गैप। 4 लाइनें इसमें छोड़ो और 4 नीचे लिख दो निचली कृष्ण। तो बताओ भूकंप की तरंगों के बेस पर कृष्ण को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। कितने भागों में, एक ऊपरी और एक निचली। अब मैं यहां पर आपको कुछ बातें बताता हूं। तो पहले इधर देखो, ये देखो, ये कृष्ण है ना, इस कृष्ण को बताओ कितने भागों में बांटा है भाई, 2 भागों में। एक तो कौन सी, ऊपरी कृष्ण और एक निचली कृष्ण, ऊपरी और निचली कृष्ण। ठीक है, पहले ऊपरी कृष्ण में कुछ लिखो, ऊपरी कृष्ण में लिखो, लिखो यहां ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, हाँ, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, यहां ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। यहां ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यहां ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जिससे महाद्वीपों का क्या हुआ बताओ, निर्माण हुआ। खुद देखो, इधर देखो, ये देखो, ये महाद्वीप है ना, तो महाद्वीप ज्यादातर किससे बने, ऊपरी से ही बने ना, किससे बने, ऊपरी से। इसमें थोड़ा देखो, ऐसे देखो, थोड़ा और ढंग से बता देते हैं। जैसे ये ऐसे मान लो, ठीक है, ये इधर महासागर है और इधर क्या है, महाद्वीप है। तो बताओ ये कौन सी है, ऊपरी, और ये कौन सी है, निचली। अच्छा वापस मुझे एक छोटी सी बात बताओ, देखें, अगर आपसे पूछे कि भाई ऊपरी कृष्ण किससे बनी है, ग्रेनाइट चट्टानों से। किस चट्टानों से, और इससे ही महाद्वीपों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। इससे महाद्वीपों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। देखो इस परत में सिलिका व एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता है। इसमें सिलिका व एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता है। इसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता है। बताओ इसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की क्या है भाई, किसमें, ऊपरी कृष्ण में। किसमें, अतः इसे सियाल भी कहते हैं। बताओ, बताया था कि नहीं बताया था मैंने, क्या क्या बताए थे बोलो, सियाल, सीमा, निफे। तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। लिखो, इसे सियाल भी कहा जाता है।
अतः इसे सियाल भी कहते हैं, सियाल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और सिलिका के तत्व क्या है, ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम और सिलिका के तत्व ज्यादा होने के कारण इसे सियाल भी कहा जाता है, इसे सियाल भी कहा जाता है। किसके तत्व ज्यादा होने के कारण? ठीक है, अब अगली बात सुनना ध्यान से। एक अपन बात कर रहे हैं भूकंप तरंगों की ना, क्योंकि अपने ऊपरी और निचली किस बेस पर बांटी है, भूकंप तरंगों के बेस पर। तो याद रखना भूकंप की कितनी तरंगें होती है, 3, पी, एस और एल। तो देखो यहां पर पी लहरों की गति, यहां पर पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी इस जगह पर, किस जगह पर, ऊपरी पृष्ठ में भूकंप की जो पी तरंगें होती है, पी वेव्स जो होती है, उनकी जो स्पीड है, उनकी जो गति है, वो कितनी होती है, 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड लिखो। यहां पी लहरों की गति, यहां पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब चाहे मेंस में पूछे चाहे प्री में पूछे, तुम्हारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपसे पूछ लेगा कि बताओ पृष्ठ की जानकारी दो, प्रश्न आ जाए 2 नंबर का कि पृष्ठ क्या होता है, 5 नंबर का आ जाए तो आपको कहना है पृष्ठ क्या होता है। तो पहले लिखना है पृष्ठ को क्या कहते हैं, भूपर्पटी। फिर आपको पहला बिंदु लिखना है कि ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी व पहली परत है। फिर लिखना है कि इसकी कुल मोटाई 0 से 100 किलोमीटर है। फिर लिखना है कि इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। फिर लिखना है कि महाद्वीपीय पृष्ठ की मोटाई ज्यादा और महासागरीय पृष्ठ की मोटाई कम है। फिर लिखना है कि भूकंप की तरंगों के आधार पर पृष्ठ को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऊपरी पृष्ठ और निचली पृष्ठ। फिर आपको ऊपरी पृष्ठ में लिखना है कि यहाँ ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जिससे ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। और इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। ठीक है, और ये बताना है कि यहाँ पर भूकंप की पी तरंगों की जो स्पीड होती है वो 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। समझ गए इस चीज को? आगे बढ़ जाए, अगला लिखो। निम्न परत बोल दो या निचली पृष्ठ बोल दो। लिखो यहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, यहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, यहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बताओ भाई निचली पृष्ठ में क्या पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। और लिख देना जिसके द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण हुआ, जिससे महासागरीय सतह का निर्माण हुआ, महासागरीय सतह का निर्माण हुआ। बताओ बेटा महासागरीय सतह का क्या हुआ, जिससे महासागरीय सतह का क्या हुआ, निर्माण हुआ। बोलो महासागरीय सतह का क्या हुआ, निर्माण हुआ। कहीं तकलीफ है क्या तुम्हें? अच्छा देखो कैसे, तो ऐसे, ये देखो इससे महासागरीय सतह बनी कि नहीं बनी, ये पूरी क्या है, महासागर की सतह ही तो है। तो निचली पृष्ठ ने बताओ किसकी सतह का काम किया, महासागर की सतह का काम किया, महासागर की सतह का काम किया। तो मैंने कहा कि देखो ये तो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है, जबकि ये किससे बनी है, बेसाल्ट चट्टानों से। इससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, इससे महासागर की सतह का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। महासागर की सतह का क्या हुआ है, निर्माण। लिखो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। लिखो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की प्रधानता है। इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम, सिलिका तथा मैग्नीशियम जैसे तत्वों की प्रधानता है। बताओ बेटा यहां सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की प्रधानता है, तो इसे क्या कहोगे, सीमा। लिखो अतः इसे सीमा कहा जाता है, अतः इसे सीमा कहा जाता है, अतः इसे सीमा कहा जाता है। बताओ अतः इसे क्या कहते हैं, बताओ, सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सीमा कहते हैं। जबकि ऊपर वाली को क्या कहते हैं। और देखो यहां पर जो पी तरंगें होती है भूकंप की, उनकी स्पीड जो है वो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है।
पी तरंगों की गति बढ़ जाती है और वो कितनी हो जाती है 6.9, जबकि ऊपर वाले में कितनी थी 6.8। लिखो यहां पी लहरों की गति, यहां पी लहरों की गति या पी तरंगों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। प्रति सेकंड हो जाती है या होती है। ठीक है, तो ये लीजिए, आपके बताओ क्या कंप्लीट हुआ? किसने बोला? झूठे झूठे अंकर है, अभी नहीं हुआ, अभी बकाया इसमें 2 बातें। देखो नोट करके, हो गया प्रश्न पूरा, तुम्हारी तरफ से पूरा ही है। लिखो। अच्छा सुनो, एक बेटा, क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल को वापस समझना, इधर देखो। नहीं कहते, मन में बोल लो सगला, सुन तो लो पहले। मैं कह रहा हूं क्रस्ट, बताओ कौन, तथा ऊपरी मेंटल को, इस यहां तक, ये वाला पूरा, ये पूरा हिस्सा, ठीक है, इस पूरे हिस्से को क्या कहते हैं पता है? स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिखो। क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत को, क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल को लिख दो। क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल को स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। बस बताओ, क्रस्ट और मेंटल का केवल ऊपरी भाग, मेंटल का केवल ऊपरी भाग, यानी ये यहां तक, ये वाला हिस्सा क्या है बताओ? देखें, स्थल मंडल है। ये वाला हिस्सा क्या है बताओ? स्थल मंडल है। बताओ क्या है? स्थल मंडल है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्रस्ट पूरी और मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। समझ जाओगे? अच्छा, अब जो ये जो है ना असमानताएं, वो भी लिखा दूंगा, नोट करके लिखना। लिखो। लिखो, क्रस्ट को मेंटल से माहो असंबंधता अलग करता है। क्रस्ट को मेंटल से माहो असंबंधता अलग करती है। क्रस्ट को मेंटल से माहो असंबंधता अलग करती है। क्रस्ट को मेंटल से माहो असंबंधता अलग करती है। बोलो, माहो असमानता अलग करती है। कौन अलग करती है? माहो असमानता अलग करती है। समझ गए? लिख दिया ना? क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग करती है? माहो असमानता। एक चीज और नोट करके लिखो। लिखो, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से कॉनराड असमानता अलग करती है। ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से कॉनराड असंबंधता अलग करती है। ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से कॉनराड असंबंधता अलग करती है। ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से कॉनराड असमानता अलग करती है। कौन अलग करती है? बोलो। कॉनराड असमानता अलग करती है। बात खत्म हो गई। बहुत ही सरल, बहुत सहज बात थी। इसी के साथ में क्रस्ट कंप्लीट हुआ। अब क्रस्ट के बारे में चाहे कुछ भी पूछे तुम बता दोगे। अच्छा, ऊपरी क्रस्ट के बारे में बताओ। देखो, वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है, महाद्वीपों का जिससे निर्माण हुआ है, उसमें एल्यूमिनियम और सिलिका, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। यहाँ पी तरंगों की स्पीड 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर बात करें निचली क्रस्ट की, ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, महासागरीय सतह का इससे निर्माण हुआ है। महासागरीय सतह का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और मैंने क्या बोला? इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए से सीमा भी कहते हैं। इसमें बताओ पी तरंगों की 6.9 हो जाती है। अच्छा बताओ, देखे क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, एक चीज और बताओ, देखें कि मैंने कहा कि भाई क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन करता है? अच्छा बताओ, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से कौन? बाकी कल पढ़ाऊंगा।